परम सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया कर्मी साथी, प्यारे बच्चों, अभी तक जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया हमारे आरडीओ साहब ने, वो बचपन में हमको एक स्टोरी बताई जाती थी 3 होनहार बच्चों की। इसमें से 2 होनहार बच्चे अचानक हंस रहे होते थे और एक बच्चा उसमें बहुत सीरियस चुपचाप बैठा हुआ था। अगले दिन जब आए तो देख रहे हैं कि वो दोनों होनहार बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं और तीसरा वाला होनहार बच्चा खूब ठहाके लगा के हंस रहा होता है। नहीं रहा गया तो पूछा गया कि भाई क्या हुआ? कल जब वो दोनों हंस रहे थे तो तुम चुप बैठे थे और आज वो दोनों चुप बैठे हैं, तुम हंस रहे हो। उसने बताया कि कल गुरुजी ने एक चुटकुला सुनाया था, इन दोनों को कल ही समझ में आ गया तो ये कल ही हंस रहे थे। मैं जब घर गया, चिंतन किया, मंथन किया, तब मुझे आज समझ में आया और मैं आज हंस रहा हूं। हम ललितपुर वाले संभवतः ये तीसरे कैटेगरी के होनहार बच्चे हैं। आपके 1 महीने के जागरूकता अभियान के बाद शायद हम लोगों को समझ में आएगा कि आपने क्या बताया, किस लिए जागरूक कर रहे थे, तब हम हरकत में आएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश से भिन्न हम लोगों का आंकड़ा हर जगह घटा है और हम लोगों का बढ़ा है। हम लोग इस तरह के होनहार बच्चे हैं, अब क्या करें, उसमें जीन या ब्रीड हमारी ऐसी है, कैसा है ये हम लोगों को पता नहीं। लेकिन इस 1 माह की जो दुर्घटना घटी है, अलग अलग जगहों पर जाने के बाद प्राइमा फेसाई सबसे पहले उस दुखद क्षण को देखने, उनको टैकल करने, उठाने, जो परिजन पहुंचते हैं उनकी पीड़ा झेलने, इन सारी चीजों में हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। और हमारे साथ मीडिया के हमारे साथी मौके पर उपस्थित होते हैं। वहां सबसे अधिक जो सवाल किए जाते हैं, वो माँ, वो भाई, वो पिता, जो कोई भी रिश्ते नातेदार वाला होता है, उस दर्द को देख करके, उस पीड़ा को देख करके सबसे पहले जो सवाल पूछता है वो वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों से पूछता है कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये ड्राइवर पकड़ा जाएगा, तुरंत आप छोड़ देंगे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। मैं कल ही परसों एक एसपीएल के यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी सवाल कर रहा था कि जब कहीं हल्का सा जाम लगा हो और उस जाम में एक सामने वाला थोड़ा सा टकराता है, तो हम सबसे पहले बहस किससे करते हैं? तो बच्चों ने बताया जो सामने है। क्यों बहस करते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पर या तो वो अपनी साइड छोड़ करके हमारी साइड आ चुका होता है, या हम उसके अपनी साइड छोड़ करके वहां जा चुके होते हैं और दोनों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। तो एक साधारण सा कारण है कि अगर वो यहाँ ना आता या अपने साइड में रहता तो हमें निकलने का अवसर मिल जाता। मैंने कहा ये शॉर्ट रन कारण है, तात्कालिक कारण है, जिसमें गुस्सा भी सामने वाले पर आता है। हकीकत क्या है? एक तो हमारी जो सड़क की विड्थ है, चौड़ाई है, वो धीरे धीरे करके कवर्ड होती चली जाती है, सकरी होती चली जाती है, उसको हम अतिक्रमण कहते हैं। तो अतिक्रमण के कारण जब सड़क कम हो गई तो थोड़ा भी वो अपनी मोटरसाइकिल चेंज करेगा तो आपकी लेन में आ जाएगा, या थोड़ा सा आप उधर मुड़ेंगे तो उसकी लेन में चले जाएंगे, फिर दोनों एक दूसरे को नोचते रहे। हकीकत में किससे लड़ना चाहिए? उस अतिक्रमण करने वाले, चाहे दुकानदार बंधु हो और चाहे गृहस्थ हो, कि भाई तुमने यहाँ तक सीढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? अगर ये सीढ़ी न बढ़ती तो हमारी भी गाड़ी निकल जाती, हमारे इस भाई की भी गाड़ी निकल जाती। लेकिन उनसे हम सवाल नहीं करते क्योंकि वो हमारे चिंतन का विषय नहीं है। दिन दूने रात चौगुने दर से जितनी हमारी आबादी नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा हमारे वाहन बढ़े हैं। उतने द्रुत गति से हमारे सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो सकता है। हम 5 साल
आगे की योजना बना करके सड़कों का चौड़ीकरण करते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, और उन 5 सालों में सड़क जब तक बनकर तैयार होती है तब तक वाहन हमारे 10 गुना बढ़ चुके होते हैं। वो सड़क भी हमें छोटी नजर आने लगती है, पतली नजर आने लगती है। तो जब इतने द्रुतगति से वाहनों की संख्या बढ़ रही है और ऊपर से अतिक्रमण भी बढ़ रहा है, तो ये तो सिटी की जो व्यवस्था है, जो शहर की व्यवस्था है, जो ग्रामीण कस्बे की व्यवस्था है, उसको तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या शहरों में इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें मौतें हुई हों या इतने लोग घायल हुए हों, इनका निरीक्षण परीक्षण बेहद जरूरी है। अभी कुछ ही माह पहले से हमारे एआरटीओ साहब ने डेटा कलेक्शन किया और हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में उस डेटा का एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया कि आखिर वो कौन कौन से ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ताज्जुब की बात करेंगे कि उसमें शहर का एक भी पॉइंट नहीं था, जो भी था सब कस्बे के बाहर के पॉइंट थे। चाहे वो कैलगुआ चौराहा तिराहा हो, रोड़ा गांव हो, मसौरा बैरियर गांव हो, विरधा का क्षेत्र हो, बांसी का क्षेत्र हो, पाली का क्षेत्र हो, कस्बे का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हमारे ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित हुआ हो जहां पर दुर्घटनाएं घटी। ये यातायात जब माह होता है, बीच में त्योहार आते हैं, त्योहारों में अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। लोग बार बार कहते हैं कि साहब यहां भीड़ बढ़ेगी तो दुर्घटना बढ़ जाएगी। अभी दीपावली का त्योहार आया, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, एडीएम सर का उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका रही, लीड की भूमिका में रही, कि दीपावली के समय में यहाँ कुछ दीपक बना करके बेचते हैं लोग, और वो बीच सड़क पर घंटा घर से लेकर के और शनिचरा तक लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जाम बहुत ज्यादा लगता है, दुर्घटना होने की संभावना भी बनती है। कोशिश की गई कि उसको उठा करके शिफ्ट कर दें हम लोग तुअन ग्राउंड में, तुअन के मैदान में शिफ्ट हो जाएगा तो ये पार्ट हमारा खाली रहेगा। दुहाई हम लोग बार बार देते रहे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी की भी जान जा सकती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पूरा जब त्योहार समाप्त हुआ तो मैंने पाया कि उस दौरान एक भी दुर्घटना नहीं घटी। तो मैंने एनालिसिस करने पर अपने टीएसआई से फिर बताया कि भाई जहां ज्यादा दुर्घटना हो रही हो वहां जाम लगवा दो, या फिर जहां जाम लग रहा हो, जाम खोलना हो तो वहां दुर्घटना होने दो। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। इनवर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है कि या तो आपको हम स्मूथ सड़क दे रहे हैं, खाली सड़क दे रहे हैं, तो आप मौत को दावत दे रहे हैं अपने आप खुलेआम, और अगर भीड़ भाड़ वाली सड़क दे रहे हैं, कंजेस्टेड सड़क दे रहे हैं, तो उसमें दुर्घटनाएं नहीं होने पा रही हैं। ये टाइमिंग का अंतर है। मसलन जब हमारा ब्रेन निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो कितने कम समय में लेता है। एक क्रिकेट की बॉल अभी मैं भाषण दे रहा हूं, अचानक फेंक दूं, इनमें से कोई कैच कर ले तो बता दे, और अभी ग्राउंड में खड़ा कर दूं और खूब तेज शॉट मारूं, इसमें से कई लोग हैं जो अपना दौड़ करके भी उस बॉल को कैच कर लेंगे, क्योंकि ब्रेन उस समय हमारा सटीक निर्णय ले पाता है। अचानक जो चीज होती है उसमें ब्रेन हमारा सटीक निर्णय नहीं ले पाता है। तो जब हम अपनी गति को तेज रखते हैं, रफ्तार को तेज रखते हैं और अचानक निर्णय लेने की बात आती है, ब्रेन उस समय कंफ्यूज हो जाता है। बाएं मोड़े, दाएं मोड़े, ब्रेक मारे, क्लच मारे, क्या करें कुछ भी पता नहीं चलता। एक यही की शिक्षिका थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहीं पर पढ़ा रही थी, त्योहार आने वाला था, तभी की घटना है। अचानक 15 अगस्त, संभवतः 15 अगस्त का ही दिन था, तो एक 4 व्हीलर लेकर के वो गई। जब आप हमारे सदर कांटा के पास आएंगे तो एक बैरियर डाल देते हैं हमारे ट्रैफिक वाले, ताकि ये पता चले कि इधर से आना और इधर से जाना है, 2 लेन बन जाए, क्योंकि बीच में लेन पट्टी बनी नहीं है। वहां पर वो आई तो अचानक एक स्कूटी वाले ने बहुत तेजी से मोड़ा और काट करके निकाल लिया। इतने में उनका ब्रेन काम नहीं करा, उन्हें लगा कि स्कूटी वाले से मैं टकरा जाऊंगी, तेजी से ब्रेक मारा, और ब्रेक के बजाय तेजी से क्या दब गया, एक्सीलरेटर। अब वो जो गाड़ी उनकी 30-40 की स्पीड में रही होगी, अचानक बहुत तेज स्पीड में बढ़ी। उधर से एक बच्ची आ रही थी स्कूल से, साइकिल से आ रही थी, वो सीधे जाकर के शीशे पे टकराई
शीशे पर हम लोगों ने देखा था बच्ची का बाल उसमें जमा हुआ था, बिल्कुल शीशे में जाकर के चुभ गया था बाल। उसके अलावा एक सब्जी बेचने वाला पटरी पर था, उसका पांव टूट गया था। हताहत कोई नहीं हुआ, उस बच्ची को सिर में चोट आई थी, लेकिन चूंकि बच्ची की स्पीड बहुत कम थी, इनकी गाड़ी की ही जो स्पीड थी वो स्पीड थी। मौत कब होती है? जब हम दोनों चाल समय और दूरी समय, जो टाइम और इसका अपना सवाल आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि जब गाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा से आती है तो दोनों की स्पीड क्या होती है? जोड़ दी जाती है। और जब उल्टा जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो माइनस हो जाती है। तो दुर्घटना में ये लागू होता है। जब दोनों वाहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, टकराएंगे तो छोटी मोटी चोटें आएंगी, मौत सामान्यतया नहीं होती है। उल्टा जब आमने सामने टकराएंगे तो 100% मौत होगी। इसलिए जब हम पूरा डेटा अपना एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि अगर हमारे इस NH पर कोई दुर्घटना हुई है तो वहां पर हुई है जहां कट बना हुआ डिवाइडर, उस डिवाइडर के कट को ना इस्तेमाल करके अपने से हम कट बना लेते हैं। मोटरसाइकिल है, उठा करके हो करके क्या करना है? पार कर लेना है डिवाइडर हम पार करते हैं, उधर से आने वाला देखता नहीं है या उस समय उसका विवेक नहीं काम करता है, तो वहां पर दुर्घटना होती है। या फिर मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर होती हैं, क्योंकि सिंगल लेन की सड़क है, स्मूथ। जैसा कि अभी हमारे एक्सेल साहब ने बताया कि हम लोगों ने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, तो मन मस्तिष्क में है ही कि अब तो कहीं गड्ढा मिलना नहीं है, ओवर स्पीड में यहां से अपना चल दिए, उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और उतना स्पेस नहीं है, इसलिए आमने सामने टकराते हैं। और जब आमने सामने टकराते हैं तो मौत 100% हो जाती है। एक ऐसे ही होनहार हमारा पत्रकार साथी था, पिछली बार उसका दुर्घटना में ही मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना किसी गाड़ी से नहीं, एक गाड़ी उधर से आ रही थी, इधर से ये जा रहा था, उसको बचाने के क्रम में ये समझ नहीं पाया और इतनी स्पीड में जाके पेड़ से टकराया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महरौनी का रहने वाला था। ये मैं वो दृष्टांत छोटे छोटे बता रहा हूं जो मेरे आंखों के सामने घटे हैं, जिसको मैंने खुद महसूस किया है, देखा है और जाना है। इन सब दृष्टांतों को जानने के बाद भी, सारी घटनाओं को जानने के बाद भी हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? ARTO साहब ने अभी बखूबी बता दिया कि 1 माह का जब ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उस समय हम लोग न केवल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ा दिए, बल्कि पिछले साल की तुलना में इस साल मौतों की भी संख्या बढ़ा दी। दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़ गई। ऐसा क्यों हो पा रहा है? इसकी 2 वजहें हैं। एक तो जो बार बार कहा जा रहा है कि हमको जानकारी सबको है, जानकारी सबको है, लेकिन कितनी जानकारी है ये भी जानने की जरूरत है। कितने लोगों को इसमें मालूम है कि नाबालिग बच्चे के संबंध में, अगर नाबालिग बच्चे से कोई दुर्घटना, उसके लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दुर्घटना होगी तो कितना जुर्माना लगेगा या क्या दंड का प्रावधान है, किसको सजा होगी, किसको दंड मिलेगा? इनमें से जितने लोग जानते हैं वो बता दें। अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति वाहन चला रहा हो, उससे कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना की दशा में उस पर कितना जुर्माना या कौन सा दंड का प्रावधान किया गया है? किसी को है आइडिया? इसमें जो वाहन स्वामी है उस किशोर पर कुछ नहीं होगा। जो वाहन स्वामी हैं उन पर मानव वध का मुकदमा लिखा जाता है। 304 पहले कहा जाता था, अब उसको 105 कहा जाता है। तो 105 का धारा 105 का मुकदमा लिखा जाता है, जिसमें आजीवन कारावास है। अब सिंपैथी बस उस नाबालिग बच्चे के चेहरे को देख करके प्रशासन मौन हो जाता है। नतीजा क्या होता है? हम में से कोई भी उस धारा को याद नहीं रखता है कि इसमें इतना कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा मेरा लाइसेंस धारक नहीं है। आप जानते हैं कि बच्चा मेरा ट्रेंड नहीं, हम लोग भी करते हैं। जानते हैं कि बच्चा हमारा जिस समय उड़ान भरने के सपने देखता है, इस उम्र में जो बिल्कुल किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था में हम लोग सपना देखते थे, सपने में उड़ने लगते थे। हनुमान जी क्या उड़ते हैं सिनेमा में, उनसे ज्यादा अच्छा हवा में हम लोग उड़ लेते थे। लगता था कि ऐसे ही उड़ते हैं। जब नींद खुलती थी तो लगता अरे यार
ये तो बेड के बेड पे ही पड़े हैं, अभी तक तो यहाँ तक उड़ ही नहीं पाए। अब उन्हीं सपनों के साथ जब हम मोटरसाइकिल पर होते हैं तो कोई हमें शारीरिक श्रम बेहद ज्यादा करना नहीं होता है, केवल गियर बदलनी होती है और एक्सेलरेटर लेना होता है। जब गियर बदलते हैं, एक्सेलरेटर लेते हैं, हवा में उड़नी शुरू हो जाती है गाड़ी। जिस उम्र में उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी ताकत का अंदाजा लेना होता है, उस उम्र में उनको हम ऑटोमेटेड गाड़ी दे देते हैं, जिसमें शरीर का कोई विशेष काम नहीं है, केवल हाथ पैर और दिमाग चलाना है। तो वो क्या करेंगे, उन सपनों को साकार करना चाहेंगे कि मेरी मोटरसाइकिल उड़ पा रही है कि नहीं उड़ पा रही है। ऊपर से हमारी फिल्में वो और ज्यादा हमें प्रेरित करती हैं। इंडियन में हमने देखा कि किस तरह से एक बस को सनी देओल, जिसमें बम रखा था, पूरी भीड़ से हटाते हुए और बसों के ऊपर से कूदाते हुए ले जाकर के और सीधे समुद्र में गिरा देते हैं और अपने कूद करके किनारे आ जाते हैं। एक छींटा पानी का भी नहीं आ पाता। मैंने कई बार अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम तो ट्रेंड आदमी हो, चलाना ही सीख पाए या उड़ाना भी कभी सीख पाए हो? सनी देओल तो उड़ा लेता है, तुम उड़ाना कभी आज तक नहीं सीख पाए। भीड़ भाड़ है, उड़ा दो 200 मीटर अपना जाके उधर गाड़ी आराम से, हम ऐसे ही जाम से बच जाएंगे। लेकिन ड्राइवर कहता है साहब चलाना ही सिखाया गया, कभी उड़ाना हमें सिखाया नहीं गया। ये बच्चे अपने से जान लेते हैं कि उस गाड़ी में ही तो कुछ होगा जिससे लगा करके गाड़ी उड़ाई जाती है। तो हम उड़ा करके देखते हैं कितनी गाड़ी उड़ सकती है। उसी उड़ने के क्रम में जो समझदार व्यक्ति है वो काल कवलित पहले हो जाता है, बच्चा तो निकल जाता है। कई बार आंकड़े आप देखेंगे तो 25 से 60 साल के उम्र में मरने वालों की संख्या अधिक है और 25 से 18 और 18 से कम वालों की संख्या कम है। वो बात अलग की है कि उनके जाने का नुकसान राष्ट्र को ज्यादा होता है। 25 का जो बच्चा चला गया जिस पर राष्ट्र ने पूरा अभी तक खर्च किया है कि अब वो राष्ट्र को कुछ देगा, उस समय में वो चला जाए। हम पूरा पैसा लगा के LUCC में लगा दिए कि अब दुगना होगा और कंपनी चली गई, तो फिर क्या होगा? ज्यादा नुकसान हमें समझ में आएगा। वही स्थिति ये है। ये हमारी वो धरोहर है जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार निवेश कर रहे हैं, और अचानक जब इनको लाभ देने की बारी आई तो ये राष्ट्र से चले जाए, राष्ट्र का ऋण लेकर के चले जाते हैं और राष्ट्र को कर्जे में डुबो करके चले जाते हैं। इसलिए ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी लापरवाहियों से दूसरे चले जा रहे हैं, इसलिए और ज्यादा हमारे यहां हताहत चीजें हो रही हैं। अब बार बार हम लोग जिम्मेदारी डालने की बारी आती है तो किस पर डाल दें? सबसे पहले जिम्मेदार तो भाई हमारे ARTO साहब हैं। परिवहन विभाग जो नीति बनवाता है, मुख्यालय से लेकर के वहां तक सारी नीतियां बनाई जाती हैं।